You're watching Breaking Barriers with your host Alia. व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि साल का इख्तिताम एंड हो चुका, 2024 का न्यू ईयर आ रहा है। और इस साल में क्या कुछ हुआ, हमने बहुत सारी बातें की हैं। और हमारे प्रोग्राम्स में जो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हमेशा से दुनिया के इश्यूज पर बात करते रहे और आप तक एनालिसिस पहुंचाते रहे, जनाब साजिद तार साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है आपकी। जी सर, आज आपकी मोहब्बत। थैंक यू। जी तो साजिद साहब, सम अप करते हैं इससे आज पहले कि आप, जी सर, इससे पहले कि आप जरा इस पे बात करें, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी सर, 2024 अब जैसे कि खत्म हो गया और न्यू ईयर आ रहा है, तो इस साल में हमने बहुत, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ज्यादा खराब हुआ है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि भाई जिसे जो नहीं होना चाहिए था। और मुझे तो सर ऐसा नजर आ रहा है कि 2025 में हो सकता है कि इससे भी बुरे हालात हो जाएं। मैं एग्री तो करूंगा। आपको क्या नजर आ रहा है सर? आप बताइए कि आप क्या एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। मैं इसका सबसे पहले तो जरा तकरीबन कोशिश करता हूं कि 10 मिनट के अंदर सम अप करूं 2024 के बड़े बड़े जो इवेंट खासकर हुए उसमें, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रीजन में हो क्या रहा है, फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी जल्दी सबसे पहले तो 2024 का साल जो है, मैं इसको जंगों और इलेक्शंस का साल कहूंगा। कई जंगें शुरू हुई, कई जंगें एक्सट्रीम पे गई, कई जंगें अभी हो रही हैं, कई नए फ्रंट खुल रहे हैं। 80 से ज्यादा मुल्कों में इलेक्शन हुए। रशिया यूक्रेन है, म्यांमार है, सूडान सिविल वार है, साहिल के अंदर इस्लामिक सर्जेंसी शुरू हुई है, सीरिया का नया है, चीजें शुरू हुई हैं, यमन मुसलसल बमबारी हो रही है वहां पे, और इस वक्त कई नए फ्रंट, पाकिस्तान अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है, स्टेट टू स्टेट। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें देखते हैं। लेकिन जल्दी से पहले थोड़ा थोड़ा सारा इसको कवर करते हैं। जनवरी में, जिस तरह मैंने आपको बताया, 7 जनवरी को सबसे बड़ा इवेंट ये था कि बांग्लादेश के अंदर बगैर अपोजिशन के इलेक्शन हुआ, जिसमें हसीना वाजिद ने स्वीप किया अल्टीमेटली, और उसी के रिजल्ट में उन्हें रिजाइन देना पड़ा। फिर 13 जनवरी को ताइवान का इलेक्शन हुआ। 16 जनवरी को पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला किया। फरवरी में अजरबैजान के इलेक्शन हुए। 8 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शन हुए। मार्च के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस ने एक ऐलान किया कि 56% लोग जो गाजा में मारे जा रहे हैं वो बच्चे और औरतें हैं। अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरानी एम्बेसी के ऊपर दमिश्क में हमला किया। 13 अप्रैल को ईरान ने उसका जवाब दिया, इजराइल पे हमला किया। 10 मई को, मई के अंदर 10 मई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अप्रूव किया कि फलस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में असेंबली में बैठेंगे। 30 मई को डोनाल्ड ट्रंप साहब को 34 काउंट्स के अंदर, जिसमें हश मनी भी थी, उसको गिल्टी करार दिया। जून के अंदर बीजेपी 1 जून को बीजेपी अपनी जो 400 सीटों का नारा लगाती थी वो सीटें हासिल ना कर सकी लोकसभा में, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए उन्हें गवर्नमेंट बनानी पड़ी। 24 जून को जूलियन असांज बर्तानिया से छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गए अमेरिका से डील करने के बाद। 23 जून को हज का हादसा हुआ, जिसमें 1300 हाजी जो है वो अपनी जान खो गए। जुलाई का सबसे वाकया मेरी नजर में, केयर स्टारमर जो है वो 14 साल के बाद लेबर पार्टी जीत गई। उसके बाद 5 जुलाई को मसूद पेशकान, जो कि ईरान के नए सदर थे, आजरबाईजान के करीब उनका वहां पे सूबा है जहां से आए, और वो आजरबाईजान की जबान भी बोलते हैं, ये एक बड़ी बात थी 5 जुलाई को। 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहला पेंसिल्वेनिया बटलर के अंदर हमला हुआ। 21 जुलाई को बाइडन जो है वो कैंडिडेटसी उन्होंने अपने विड्रॉ कर ली। 23 तारीख जुलाई को चाइना ने अल फतह और हमास की सुलह कराई। उसके बाद 30 जुलाई को केरला में लैंडस्लाइड में 334 अफराद मारे गए, 281 मिसिंग। 30 जुलाई को बर्तानिया के अंदर रॉयट शुरू हुए, जिसका उन्होंने आके लाहौर से बंदा पकड़ लिया जो फेक न्यूज फैला रहा था। 31 जुलाई को इस्माइल हानिया मारे गए। अगस्त के अंदर अमेरिका रशिया ने अपनी कैदियों का स्वाप किया, जो कि अनकरा में हुआ। 26 कैदी जो थे वो अनकरा से अमेरिका फ्लाई करके आ गए। 5 अगस्त को हसीना वाजिद ने रिजाइन किया। 6 को याहिया सिनवार जो है हमास के हेड बने, और 8 अगस्त को डॉक्टर यूनस जो है वो बांग्लादेश के नए एडवाइजर हेड बन गए।
सितंबर में सबसे बड़ा वाकया मैं समझता हूं कि उस महीने के अंदर साजिद तारड़ साहब पैदा हुए। हम सारी में अच्छा जी, ठीक है सर। अच्छा, हम सारी, लेकिन 15 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर दूसरा हमला हुआ। रायन वेस्ली राउथ जो है उसने फ्लोरिडा में एक गाल्फ कोर्स में हमला किया। 21 सितंबर को श्रीलंका में अनुरा कुमारा पहली दफा पहले ही राउंड के अंदर इलेक्शन जीत के वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। 27 सितंबर को इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मर्डर कर दिया उनका। अक्टूबर के अंदर 16 अक्टूबर को याह्या सिनवार को राफा में मार दिया गया। नवंबर के अंदर 5 नवंबर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत गए। और ये दूसरी दफा हिस्ट्री में हुआ है। 1892 में पहली दफा ग्रोवर क्लीवलैंड जो थे उन्होंने पहला रिकॉर्ड बनाया था कि एक टर्म इलेक्शन हार के उसके बाद वो जीते थे। 9 नवंबर को क्वेटा में रेलवे स्टेशन के ऊपर सुइसाइड अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए। 21 नवंबर को सबसे बड़ा वाकया यह हुआ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बीबी नेतन्याहू, उसके बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर गेहलाट और हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद दैफ, इन तीनों के अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए 21 नवंबर 2024 में। 21 नवंबर को ही पेशावर के अंदर शिया लोगों के ऊपर अटैक किया गया, 46 शिया मारे गए, 20 जख्मी हुए। 26 नवंबर को बीबी ने इजराइल और लेबनान की सीज फायर का ऐलान किया। दिसंबर के अंदर फ्रांस का पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ है। 8 दिसंबर को बशारुल असद सीरिया छोड़ गए। 12 दिसंबर को एक इंडियन गोकश डिमोर्जो जो कि सबसे छोटी उम्र के अंदर चेस के चैंपियन बन गए। 14 दिसंबर को साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया। 25 दिसंबर को अजरबैजान का त्यारा गिरा, 29 लोग बचे 67 में से। 27 दिसंबर को साउथ कोरिया के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो भी इम्पीच कर दिए गए। 29 दिसंबर को अभी कल जेजू एयर जो है उसका त्यारा बैंकॉक में गिरा, 179 लोग मारे गए, 2 बच गए। अब इसमें से 2 लोग जो सिग्निफिकेंट मैं जिनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा जो कि मेरे बहुत करीब है दिल के। एक उनमें से थे मनमोहन सिंह जो कि फौत हो गए पिछले दिनों में, और दूसरे थे जिमी कार्टर। जो मनमोहन सिंह हैं उनके बारे में कि वो झेलम में पैदा हुए और छोटी उम्र में चकवाल चले गए। उनके वालिद साहब कपड़े का कारोबार करते थे और उनका लास्ट नेम कोली थे। ये पंजाबी खतरी थे वो, उनका जो बैकग्राउंड था। और सब मैं समझता हूं कि मॉडर्न इंडिया, सक्सेसफुल इंडिया के फाउंडर वही थे। अगर देखा जाए तो उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों जगह से पढ़े थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतहाई नफीस इंसान, कोई उनके अंदर रख रखाव इस तरह का नहीं था। मैं 2 लोगों को पर्सनली जानता हूं जो उनको मिल चुके हैं। मेरे बिजनेस पार्टनर जसदीप साहब उनको मिले विलर्ड कॉन्टिनेंटल में अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर व्हेन ही वाज सर्विंग एज अ प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद मेरे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं जो कि हमारे जिलानी साहब के साथ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ उनको मिलने के गए थे वहां जब उन्होंने क्रिकेट में बुलाया था। तो वेरी हम्बल जेंटलमैन। लेकिन आज थोड़ा सा गिला भी है उस लिहाज से। आज उनकी अस्थियां कहते हैं जो उनकी राख थी, उसको जब पानी में जमुना में जाके बहाया गया तो कांग्रेस का कोई लीडर वहां मौजूद नहीं था। वहां पे गांधी फैमिली से भी कोई नहीं था वहां पे, और कोई सिग्निफिकेंट कांग्रेस का बंदा भी नहीं था। ये दुख वाली बात है। अब सर ऐसा क्यों हुआ? वो तो पूरे इंडिया के थे ना, यानी किसी एक पार्टी के थोड़ी थे, बीजेपी के थोड़ी थे वो। बीजेपी के नहीं थे वो। बीजेपी वालों ने आज इस चीज को इस पे एतराज किया है क्योंकि उनके अफसोस करने के लिए मोदी साहब भी गए थे। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा उन्होंने जो बीजेपी है उसने तो जो रिचुअल्स है उनके बहुत हाईलाइट किया उसको, उसमें सब पहुंचे। लेकिन जो फाइनल आज प्रोसीडिंग थी उनकी जमुना में जब वो बहाया गया उनकी राख को, तो लेकिन वहां पे पूरी था। ये एक अफसोस की बात है। दूसरा जो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बहुत सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी जिमी कार्टर की।
मैं तकरीबन 10 पॉइंट उनके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा आपके देखने वालों से, जो मुझे उनकी सारी लाइफस्टाइल के अंदर जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। जी जरूर सर, क्योंकि मैं भी उन पे प्रोग्राम नहीं कर पाई, मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में बात करें उनके ऊपर। थैंक यू सो मच। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोजलिन, उनकी वाइफ का नाम रोजलिन था, रोजलिन कार्टर, उनके साथ उनकी 77 ईयर की शादी रही, 77 साल की, बहुत बड़ी बात। फिर उसके बाद जो सिग्निफिकेंट बात यह थी कि उनकी माँ और उनकी सास दोनों आपस में सहेलियां थी, और जब जिमी कार्टर पैदा हुए तो जो उनकी सास थी वो नर्स थी, तो उन्होंने उनकी पैदाइश में उनको पहले दिन जिमी कार्टर उनकी गोद में आए थे। सबसे बड़ी मुझे जो रिमार्केबल थी। दूसरा, मूंगफली के काश्तकार थे। जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल उन चंद सदूर में से होंगे जो जिस घर से निकलकर वो व्हाइट हाउस आए थे उसी घर में वापस चले गए। बड़ा सादा सा उनका घर था, वो उसी में वापस चले गए। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि किस एक पॉलिटिकल मोमेंटम के जरिए वो आए पावर में और किस तरह फिर वो वापस गए, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा। रिचर्ड निक्सन जो थे रिपब्लिकन, बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, बहुत बा किरदार थे। वो रिजाइन करके जब गए तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेरड फोर्ड, वो उन्होंने टेक ओवर किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और उन्होंने सबसे बड़ा ये ज्यादती की कि जेरड फोर्ड ने आते ही उनको पार्डन कर दिया। तो दुनिया के अंदर उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ थे बहुत लोग ये समझना शुरू हो गए थे कि शायद सियासतदान सारे करप्ट होते हैं, हमें चीट करते हैं, और इस वजह से जेरड फोर्ड जो है, उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी ने किसी सादा से बंदे को, जिमी कार्टर को, अपना कैंडिडेट बनाया, वो आसानी से जीत गए। अब उनको अगर आज जिमी कार्टर को देखा जाए तो 3-4 चीजें जो, अच्छा एक तो मैं खैर उस पर बाद पे आते हैं कि बड़ी नफरत के उस माहौल में वो जीते, और उनकी जो अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि उन्होंने अनवारुल सादात और इजराइल का आपस में मुआहदा कराया कैंप डेविड में। 11 दिन मुज़ाकरात चलते रहे, ये बहुत बड़ा कमाल है उनका। फिर उसके बाद ये है कि ये उन्हीं का दौर था कि पनामा कनाल उन्होंने वापस की, पनामा को ये उन्होंने किया था। उसके बाद उन्हीं के दौर के अंदर ईरान के अंदर जो ईरान की एम्बेसी थी वो हॉस्टेज बनी वहां पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे शाह ईरान को यहाँ पे पनाह दी थी, और ईरानी जो थे वो मुतालबा कर रहे थे कि शाह को हमारे हवाले किया जाए और उनका पैसा भी हमें दिया जाए। आखिरी दिन तक वो सुना है फोन के पास बैठे रहे हैं क्योंकि डायलॉग हो रहा था, लेकिन सच अ कोइंसिडेंस कि ईरान ने ये फैसला कर लिया था कि वो हॉस्टेज छोड़ेंगे आफ्टर जिमी कार्टर। और जब ये भी एक बड़ा इंटरनेशनल वाकया है कि जब अनाग्रेशन होती गई रेगन साहब की, तो उन्होंने साथ ही अनाउंस कर दिया था कि हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो मैं और जो कुछ चीजें बताना चाहिए, तो कैंसर सर्वाइवर थे, पैंक्रियाटिक कैंसर था उनको, उनका एक भाई और 2 बहनें थी, वो भी कैंसर से वो भी मरे थे, इनके पेरेंट्स भी कैंसर से मरे थे। जो सबसे ज्यादा चीजें मुझे, और चाइना को प्रॉपर तरीके से अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया था जिमी कार्टर दौर में। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीज मुझे ये लगी, 2008 में वो खालिद मशैल जो थे हमास के, और इस्माइल हानिया दोनों को मिले वो। और फिर उसके बाद वो अपने दौर के अंदर वो उनको बार बार उन्होंने शिकायत लगाते थे, खालिद मिशेल और इस्माइल हानिया ने उन्हें कन्विंस कर लिया था कि आपने जो कैंप डेविड के अंदर मुआहदा कराया था वो आप ही की कमजोरियों की वजह से, अमेरिका की कमजोरियों की वजह से वो मुआहदा खत्म हो चुका है। तो ये इंसिस्ट करते रहे जिमी कार्टर के हमास को रिकॉग्नाइज किया जाए। ये अभी तक कई लोग इस पे तवज्जो नहीं, या इसको इस डिटेल में नहीं रिसर्च कर रहे। फिर जिमी कार्टर साहब, उनके पास नोबेल पीस प्राइज भी था। फिर वो अपने इस पीरियड के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा, मैं गाजा जाऊंगा, और वो यहां से जेरूसलम चले गए। उस वक्त ओबामा दौर था, और उन्होंने कहा था कि मैं यरूशलेम से गाजा जाऊंगा। बीबी नेतन्याहू थे उस वक्त, और उन्होंने कहा था कि मैं इनको रिसीव नहीं करूंगा। फिर बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर ओबामा पीरियड से कि आप ना जाएं। फिर वो जेरूसलम गए, और यरूशलेम जाके उन्होंने वहां पर अपना गाजा जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर उस इन्हीं के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ लगा, और उस वक्त ये इन्होंने थोड़ा सा भुट्टो साहब के हक में उनको फांसी देने के बाद इन्होंने कहा था कि आई लॉस्ट माय फ्रेंड। तो मेरे ख्याल में इस तरह, लेकिन ये ही डिड नॉट सपोर्ट। शायद हो सकता है कोशिश की हो, लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने उस वक्त तवज्जो नहीं दी। अफगानिस्तान के अंदर रशिया आ चुका था,
अमेरिका को जरूरत थी वहां पे एलाई की, तो दे डिड नॉट पुश इट दैट लॉन्ग। ज़ियाउल हक के साथ उनके रेगन पीरियड में अमेरिका के साथ जबरदस्त रिलेशनशिप रहे, सपोर्ट करते रहे। लेकिन ये कि जब भी आप ईरान का जिक्र होगा, पनामा कनाल का जिक्र होगा, अफगानिस्तान का जिक्र होगा, फलस्तीन का जिक्र होगा, तो जिमी कार्टर का जिक्र जरूर होगा। ठीक, बहुत आपने डिटेल में जिमी कार्टर, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो दुनिया में अब नहीं रही, उसके ऊपर आपने सर बात की। अच्छा, डॉक्टर साजिद तारिर साहब, नहीं, एक चीज आलिया भूल गया कि उनकी एक ख्वाहिश थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले एक दफा फिर वोट डालूं, और उन्होंने वोट दिया कैमला हैरिस को। लोग ये बात करते हैं कि शायद कैमला हैरिस के हारने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो फौत हो गए, लेकिन ये तो एक मजाक की हद तक है। लेकिन उन्होंने वोट डाला था, कैमला हैरिस को उन्होंने वोट दिया। अच्छा, और उन्होंने बहुत बता भी दिया था। अच्छा, उन्होंने बता भी दिया था, और बहुत बड़े नाकिद थे ओबामा साहब के, और बार बार कई दफा इजहार कर चुके हैं कि ओबामा साहब को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अटैक कई करते रहे हैं मुल्कों के ऊपर, इनको पीस प्राइज नहीं, इनको प्राइज नहीं मिलना चाहिए था। ये भी एक बात मैं मेंशन करना मैं भूल गया हूँ। ओके ओके। अच्छा, डॉक्टर साजिद तारिर साहब, अब जब आपने ये सारी बातें की, इसके अंदर आपने एक जो चेस विनर की बात की, जो कि एक इंडिया के दी यंगेस्ट चेस विनर बने, तो मैं आपको एक खबर इस वक्त देती चलूं जो मेरे सामने है। हम्पी कोनियो को, जो कि एक खातून, ऑन बिकमिंग दी FID वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन फॉर ए सेकंड टाइम वो बनी है। तो एक खातून जो है, जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है चेस में, वो भी इंडिया से हैं। अभी तो मैंने कहा कि चलें इस पे भी आपको, आप भी मुबारकबाद दे दें सर, खातून का बनना तो और भी अच्छी बात है, वर्ल्ड बहुत चैंपियन। बड़ी बात है। भारत तरक्कियों में है, बल्कि यहाँ पे आजकल आप तो अमेरिका में देखा होगा, भारत की दो खबरें बहुत इस वक्त चल रही हैं अगर देखा जाए तो। मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, एक तो अच्छा, बालाजी, स्वेचर बालाजी, जो 26 साल कैलिफोर्निया में, जिनके बारे में खबरें लग रही हैं कि वो चैट जीपीटी के विसल ब्लोअर थे। उनका पुलिस कहती है सुइसाइड है सैन फ्रांसिस्को में, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये मर्डर है, FBI की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब इलान मस्क ने भी सपोर्ट कर दिया है कि उनकी FBI जो है इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन ये करना चाहूंगा, खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उनको, कि उनके दोनों के पेरेंट्स जो थे, उनका नाम पूर्णिमा रामा राव, उनकी मां का नाम, उनके वालिद का नाम बालाजी रामा मूर्ति था। दोनों सैन फ्रांसिस्को के अंदर एज ए IT वर्कर आए, और उनके ये बच्चे थे। 11 साल की एज में इन्होंने कोडिंग शुरू की, फिर बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले पढ़ते रहे। ओपन AI के अंदर इन्होंने इंटर्नशिप की, और फिर उन्हीं के बाद में चैट जीपीटी और इन्हीं कंपनियों के खिलाफ बददिल हो गए वो। ही वाज अ वेरी सेंसिटिव जेंटलमैन। अगस्त के अंदर उन्होंने जॉब छोड़ के न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पेटेंट राइट्स की जो है वो खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। और दूसरी इस वक्त खबर जो इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पे अमेरिका के अंदर है इस वक्त, H1B वीजे पे, कि जी क्योंकि जी उसके ऊपर इस वक्त 3 साइडों से अटैक हो रहा है। कृष्णान जो थे, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीनियर एडवाइजर बनाया गया व्हाइट हाउस में, राइट विंग लोग जो थे उनको वो रेसिस्ट उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे थे। और इसी चीज के अंदर उनकी सपोर्ट के लिए विवेक रामास्वामी आए पहले, एलॉन मस्क भी आए, उन्होंने इलॉन HP1 मस्क वीजा जो है, हाँ। आए, वो आए। और उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर कई लोग जो हैं वो H1B वीजे पर हैं, और इट्स अ गुड प्रोग्राम। अच्छा, जब आपने इलॉन मस्क की जिक्र किया है, 3 बड़ी पर्सनैलिटी, 4 बड़ी पर्सनैलिटी है जो कि खुद H1 वीजे के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें इलॉन मस्क भी है। इलॉन मस्क खुद साउथ अफ्रीका से कनाडा गए, और कनाडा से H1B वीजे पर अमेरिका आए। दूसरा नंबर जो था वो सुंदर पिचाई है, जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पे आए। तीसरा जो है सत्या नडेला, जी, माइक्रोसॉफ्ट के हेड जो है, वो भी H1B वीजे पे आए। और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की।
जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे वाओ 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर और इलान मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णान को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, तो ये इसका हल ये है। लेकिन दूसरा, इस पे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो टाइम आ चुका है। भारत में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फायदे में ये नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सिर्फ 2015 के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें $1.3 बिलियन का लॉस ब्रेन ड्रेन के जरिए हुआ है। और लोग जो कहते हैं कि हमें चाहिए कि इस चीज को रोका जाए, भारत के अंदर इन्वायरमेंट और तनख्वाहें ठीक की जाए। वाकई भारत को खुद अपने जो है इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज थिंग। दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से ट्वीट गुजरे हैं। एक कांग्रेसमैन है, श्री थानेदार उनका नाम है। लोगों ने उनको कहा है कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू इंडिया। दूसरा ये है कि किसी ने विवेक रामास्वामी के ट्वीट का जवाब दिया है, उन्होंने उसको मैं बड़ा इररेलेवेंट जवाब ये था कि आपके कंट्री के अंदर तो फ्लशेबल टॉयलेट भी नहीं है। अब सरप्राइज टू कि लोगों ने इस तरीके से उनको रिटेलिएट करते रहे हैं। ओके हालांकि ठीक इसमें आलिया ये पता है, लोग अमेरिकन को भी पता है कि जो लोग H1B वीजे पर आते हैं वो मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि वी आर हेयर ऑन वीजा, हमने इसको वायलेट नहीं करना, टैक्स पेयर होते हैं और काम करते हैं। तो ये अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट H1B वीजा है मेरे ख्याल में। और जी आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना ट्वीट करके इस पे मेरे ख्याल में ये सील लगा दी है कि ही वोंट बी एबल टू चेंज इट। अच्छा साजिद साहब, इससे पहले प्रोग्राम खत्म करें, 2024 में एक और अनोखा अनोखा स्टेप लिया गया है दुनिया की तारीख में। इससे बड़ा अनोखा स्टेप क्या होगा कि तालिबान ने ये कहा है कि खवातीन विमेन जो किचन में काम करती हैं वो फहाशी है, तो उसको रोकने के लिए कि मर्द उनको ना देख पाए अंदर क्या हो रहा है, कि वो रोटी पका रही हैं, वो हांडी और चूल्हा कर रही हैं, तो ये तो बड़ी खराब बातें हैं। उन्होंने खिड़कियों पे बैन लगा दिया है कि घरों में विंडोज नहीं होंगी। सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या अमेरिका देख रहा है? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है? ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रही हैं आलिया, मैं बता रहा हूं आप भी कुछ कुछ फिट के फासले पर हैं उनसे। आप जो पाकिस्तान में भी लोग इतना दूर नहीं है तालिबान से, उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से तब्दीली का नारा लगाया गया ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट में, और आज वही कंट्री जो है वो रियासत मदीना एक अमेरिकन एडवाइजर से को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके कदमों पे पड़ा, तलबे चाट रहा है उसके कि खुदारा रियासत मदीना हमें डिलीवर की जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये है, और आपने इस्लामाबाद में भी तालिबान के झंडे लगाए थे। इन्हीं हमारे तालिबान खान साहब के दौर के अंदर इनके चीफ मिनिस्टर जो परवेज खटक साहब थे, उन्होंने तालिबान को पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दी। तो आप भी इतना दूर नहीं है इन खिड़कियों से, आपकी पे पाबंदियां, आपकी डायरेक्शन है वही है। लेकिन ये कि आप खैर, मैंने आज मैं आपके 3-4 क्राइसिस हैं, जिसमें सबसे बड़े क्राइसिस आपकी कंट्री के अंदर ये है आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप बड़े अरसे से 1920 में खैर सबसे पहले ये वाकया शुरू हुआ था जब इलेक्शन के अंदर एक कानून बनाया गया था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है। उसके बाद आपने इस तरफ चले गए कि आपने पाकिस्तानी होने के साथ कंडीशन लगा दी कि जब तक आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते, आप अच्छे पाकिस्तानी नहीं हो सकते, जो कि ज्यादती है। दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि आप अपने आप को अरबों के और पठानों के साथ अटैच करते हैं। हालांकि अरब जो है वो आपको मस्कीन, गरीब ये अलकाबात देते हैं सऊदी अरेबिया में। पठान भाईजान कहते हैं कि अपने मजाइलों के नाम चेंज कर लो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस।
तो दर हकीकत आपको खुद अभी तक कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको पता ही नहीं कि हम क्या हैं, कौन है, लेकिन ये कि आपको ठीक लेकिन करना होगा। साजिद साहब सर, अभी आपने एक जो बात की उसके ऊपर सवाल है मेरा। आपने कहा कि ये जो है ना, ये भी कोई दूर नहीं है, दिल्ली दूरस्थ, लेकिन लाहौर और वो दूरस्थ नहीं है, इस्लामाबाद अटक तक वो पहुंचे थे। तो आपका इसका मतलब ये है कि वहां पे भी वो शरिया लागू करने की जो बात करते हैं, कोई पता नहीं कि ये हालात वहां पे पहुंच जाएंगे, तालिबान वहां पे पहुंच के भी शरिया लागू करे। क्वेश्चन ये करना कहा है चाहूंगा, आपने? नहीं क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो डी चौक तक पहुंचे थे, वो डी चौक तक पहुंचे थे, और उनके जलसों के अंदर आपने देखा होगा अफगानिस्तान के झंडे होते हैं। और जो अब डी चौक के ऊपर हमला किया है महमूद गजनवी में, गजनवी ने, उसके अंदर अफगानी बच्चों को कुछ 40 के करीब अरेस्ट किया गया। तो आप दूर नहीं है। और दूसरा, जो मैडम बुशरा ने बाहर निकल के जो वो उन्होंने हुरों जैसा लिबास पहना हुआ था, उन्होंने अल जिहाद के नारे लगाए हैं वहां पे। तो दर हकीकत आप दूर नहीं है, आप बिल्कुल कुछ फिट के फासले से खड़े हैं, और ये बहुत खतरनाक डायरेक्शन है जिस पे आप जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बचाए इन चीजों से। मैं इस 2024 के आखिर में दुआ करना चाहूंगा आपके लिए, आपके कंट्री के लिए, कि आप खुदा आपको हिदायत दे कि ये आप क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब तो सऊदी अरेबिया खुल चुका है, अब तो सऊदी अरेबिया ने मूवी थिएटर बना के बॉलीवुड कर दिया है भाई। अब तो वहां पे क्रिकेट के मैचेस और सारा कुछ हो रहा है वहां पे। लेकिन आप दूसरी डायरेक्शन पे हैं, क्योंकि वजह यह है कि आपने इसको कारोबार बना लिया, और ये अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार। ठीक, साजिद साहब, आखिर में अपने तमाम व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर कह देते हैं, और मैं आपको भी सर, नया साल आपके लिए। आखिरी प्रोग्राम पे खास कर अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतनी मोहब्बतों का, इतने प्यार का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। इस दुनिया में रिलीजन, नेशनैलिटी, हर चीज सेकेंडरी है। हम इंसान पहले हैं, दूसरी चीज बाद में। एक दूसरे से प्यार करना सीखें, और न्यू ईयर को अच्छे चीजों से, पॉजिटिव चीजों के साथ इसका आगाज करें। और अपनी अपनी दुनिया के अंदर, मैं बिलीव करता हूँ आलिया, ये दुनिया एक जन्नत है, अपनी जन्नत को ढूंढने की कोशिश करें। वाह सर, बहुत अच्छा नोट, कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। इसको, दुनिया को जन्नत समझे, और ऊपर वाली जन्नत जो है उसके ख्वाब ना देखें। तो साजिद साहब का ये हमारे ब्रेकिंग बैरियर्स प्रोग्राम में 2024 का लास्ट प्रोग्राम है। अब ये 2025 में हमारे साथ दोबारा तशरीफ लाएंगे, आपके सामने होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर साजिद साहब आपको भी, और जब हम मिलेंगे 2025 में, तो एक बार फिर हम न्यू ईयर के जो है उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच। खुश रहें।